गुड मॉर्निंग बच्चों। कल तक हमने बचेंद्री पाल के एवरेस्ट के बेस कैंप पहुंचने तक के बारे में पढ़ा था। आज हम बेस कैंप से आगे उन्होंने कैसे रास्ता तय किया, उनके मार्ग में क्या क्या कठिनाइयाँ आई, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेंजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेंजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। लोब्सांग, सारिंग और तंबू में थे एंडी शेरपा तथा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात में 12:30 बजे के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी, बहुत भारी कोई चीज़ मेरे शरीर पर से मुझे उछलती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। यह क्या हो गया था? एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लोत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बना गया था। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस-नहस कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। जैसा कि मैंने पहले बताया बच्चों कि एवरेस्ट पर चढ़ने के क्रम में बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ टूटकर गिरते ही रहते हैं और इससे जो बच गया, जिसकी किस्मत अच्छी है या जो बहुत स्किलफुल है, वही एवरेस्ट के शिखर तक पहुंच पाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बचेंद्री पाल के दल के साथ भी ठीक वैसा ही हुआ है, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी है कि अभी तक इनके दल में से किसी की मृत्यु नहीं हुई है, कोई मरा नहीं है, किसी का डेथ नहीं हुआ है। लोब्सांग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु। बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की कड़ी जमे बर्फ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ की कब्र से निकाल बाहर खींच लाने में सफल हो गए। बर्फ का पहाड़ टूटने से
हमारी जो लेखिका हैं बचेंद्री पाल, वो बर्फ के नीचे दबी हुई थी। तब इनके एक साथी जिनका नाम लोब्सांग था, उन्होंने अपने स्विस नाइफ की मदद से जमी हुई सारी बर्फ को हटाया और इनको किसी भी तरह से खींचकर बाहर निकाला। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्रायः सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी, उसे एक खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे लाए। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में, यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों अथवा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? मैंने जवाब दिया, जी हाँ। क्या तुम वापस जाना चाहोगी? नहीं, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। बच्चों, बर्फ के गिरने से कोई मरा तो नहीं था, लेकिन जितने भी मेंबर थे लगभग सभी के शरीर की कोई ना कोई हड्डी टूट गई थी। तो इनको फिर से रिटर्न बेस कैंप भेजना पड़ा। जितने भी 9 पुरुष सदस्य थे, जितने भी 9 मेल मेंबर्स थे, सबको कुछ न कुछ नुकसान हुआ था। तो इनके इलाज के लिए, इनके ट्रीटमेंट के लिए इनको फिर से रिटर्न बेस कैंप भेजना पड़ा। बचेंद्री पाल के ग्रुप के जो लीडर थे, जिनका नाम कर्नल खुल्लर था, उन्होंने उस समय बचेंद्री पाल से पूछा कि आर यू अफ्रेड, क्या तुमको डर लग रहा है? तो बचेंद्री पाल ने उत्तर दिया कि यस सर, आई एम अफ्रेड। उसके बाद इन्होंने पूछा कि क्या तुम वापस जाना चाहोगी? डू यू वांट टू गो बैक? देन शी रिप्लाइड दैट नो सर। Without hesitation she told that no sir, I don't want to go back. आगे हम पढ़ते हैं। जैसे ही मैं साउथ पोल कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। बच्चों, बहुत ऊंचाई पर जब हम पहुंचते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इससे बचने के लिए जो माउंटेनियर है, जो पर्वतारोही है, वो अपने साथ ऑक्सीजन लेके चलते हैं। जो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ लेके चलते हैं, उनकी चढ़ने की गति तेज होती है क्योंकि वे जल्दी थकते नहीं हैं। तो हमारी बचेंद्री पाल जो थी, वो लोग तो, उनका जो ग्रुप था, उनके बहुत सारे लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर और पहले से ही आकर बैठे हुए थे साउथ पोल कैंप। लेकिन उनके ग्रुप के 2-4 लोग, जिनमें का नाम है जय और मीनू, वो लोग बहुत पीछे थे क्योंकि एक तो वे लोग सामान लेकर आ रहे थे, भारी सामान, और साथ में बिना ऑक्सीजन के आ रहे थे। तो बिना ऑक्सीजन के चढ़ना चूंकि कठिन है, इसलिए वे लोग बहुत पीछे रह गए थे, धीरे धीरे आ रहे थे। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हुई कि और जय अभी कुछ पीछे थे। मुझे जय जेनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला।
उसने कृतज्ञता पूर्वक चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की, मगर मुझे थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा। वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री? मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा, मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? की हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। थोड़ी देर बाद साउथ पोल कैंप से लाटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए और हम सब साउथ पोल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ पोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाया और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदोर्जी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। बच्चों, ऊंची पहाड़ियों पर पानी नहीं मिलता है, चारों ओर बर्फ ही बर्फ रहती है। उस समय यदि हमें पानी की ज़रूरत हो तो आग जलाकर हमें बर्फ पिघलाना पड़ता है। किसी भी चीज़ के लिए यदि हमें पानी चाहिए तो पानी हमें कहाँ से मिलेगा? पानी मिलेगा बर्फ को पिघलाने से। तो यहाँ बचेंद्री पाल ने भी वैसा ही किया। इनको चाय बनाना था, इसलिए इन्होंने बर्फ पिघलाया और चाय बनाई। अंगदोर्जी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे, इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ पोल पर वापस आ जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा, क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगी? एक ही दिन में साउथ पोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रमसाध्य होगा। इसके अलावा यदि अंगदोर्जी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौट कर आने का भी जोखिम था। मुझे फिर भी अंगदोर्जी पर विश्वास था और साथ साथ मैं आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। सुबह 6:20 पर जब अंगदोर्जी और मैं साउथ पोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ाया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपस्कर में काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदोर्जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जमे हुए बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हों। हमने बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांत काट सके। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझकर उठाया। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदोर्जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ? मैंने जवाब दिया, नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि
पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। लाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुंच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदोर्जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। लाटू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी। बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि ऊंचाई पर पहुंचने पर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। अब यहाँ बचेंद्री पाल ऑक्सीजन सिलेंडर तो लेकर गई थी अपने साथ, लेकिन उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर का रेगुलेटर का नॉब इतने पर कर रखा था कि पर आवर 2.5 लीटर ही ऑक्सीजन वो यूज कर पा रही थी। इससे क्या हो रहा था, उनका चढ़ना उतना कठिन तो नहीं था, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली कठिन था। जब उनके पीछे का एक आदमी लाटू, जिसका नाम लाटू था, वो उनके पास पहुंचा तो उसने देखा कि ऑक्सीजन सिलेंडर का जो नॉब है वो गलत सेट है, इससे 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट ही सप्लाई हो रहा है। तो उसने क्या किया, ऑक्सीजन का नॉब इतने पर कर दिया जिससे कि 4 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन की सप्लाई होने लगी। तब बचेंद्री पाल को ऐसा महसूस हुआ कि आगे का रास्ता जो है चढ़ने के लिए बहुत आसान हो गया, क्योंकि उनके शरीर में ऑक्सीजन अच्छी तरह से जा रहा था। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। इस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया है। अब बहुत और थोड़ी ऊंचाई पर पहुंचने पर चारों ओर बर्फ उड़ रहे थे और इससे विजिबिलिटी क्या हो गई थी, 0। आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा था। कई बार तो ऐसा लगता कि आगे चढ़ाई है ही नहीं। मेरी सांस मानो रुक गई थी। मुझे विचार कौंधा कि सफलता बहुत नज़दीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। हमने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी। बर्फ पर अपने माथे पर लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुम्बन लिया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा।
छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। इतनी कठिनाइयों को पार करने के बाद, इतनी कठिनाइयों का सामना करने के बाद बचेंद्री पाल जो थी पहली भारतीय महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई सफलतापूर्वक पूरी की थी। अब वहां पहुंचने के बाद इनका खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पहुंचने के बाद इन्होंने क्या किया कि अपने घर से, वहां पहुंचने के बाद उन्होंने कुछ रिलीजियस रिचुअल्स को पूरा किया। अपने घर से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा लेकर आई थी। इनको क्या किया, वहीं बर्फ में गड्ढा खोदा और दबा दिया। उसके बाद वहाँ जो बर्फ पड़ी हुई थी उसको उठा के अपने सर से लगाया और लगाने के बाद में जो चोटी था उसका चोटी का चुंबन लिया। ठीक है। इस समय इनको अपने माता पिता याद आए। इन्होंने अपने पेरेंट्स को, अपने फादर मदर को याद किया। जैसे मैं उठी, मैंने अपने हाथ जोड़े और अपने रज्जू नेता अंगदोरजी के प्रति आदर भाव से झुकी। रज्जू मीन्स होता है बच्चों रस्सी। जो लोग भी पहुंचते हैं एवरेस्ट पर, तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दल एक दूसरे से रस्सियों से बंधे होते हैं और इनका एक लीडर होता है। तो यहाँ इन रस्सियों वाले दल का जो नेता था वो अंगदोरजी था। अंगदोरजी ने बचेंद्री पाल को एवरेस्ट तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। इसलिए ये क्या हुआ, रेस्पेक्ट करने के लिए सी बोव टुवर्ड्स अंगदोरजी विथ रिस्पेक्ट। अंगदोरजी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया। अंगदोरजी वाज द पर्सन हु मोटिवेटेड हिम एंड हेल्प्ड हिम टू गेट हर एम। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अंगदोरजी जो थे वो दूसरी बार बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर पहुँचे थे। उनको ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि अंगदोरजी एक शेरपा थे और शेरपा लोग जो है हिमालय क्षेत्र में रहने के कारण अडेप्टेड हो जाते हैं और पर्वत पर चढ़ने के लिए अडेप्टेड हो जाते हैं। उनमें बहुत सारे लोगों को एवरेस्ट पर पहुंचने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती। बचेंद्री पाल ने अंगदोरजी को कॉन्ग्रेचुलेट किया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस दादा, यू हैव रीच्ड एवरेस्ट ट्वाइस विदाउट ऑक्सीजन। तो बदले में अंगदोरजी ने बचेंद्री पाल को कहा कि दीदी यू हैव डन वेल, यू हैव क्लाइम्ड वेरी वेल, आई एम वेरी मच प्लीज्ड विथ यू। कुछ देर बाद सोनम पुलचर पहुंचे और उन्होंने फोटो लेने शुरू कर दिए। इस समय तक लाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। अब एवरेस्ट पर पहुंचने के बाद
इनके जो नेता थे कर्नल खुल्लर, वो अभी पीछे ही थे। उन्होंने वॉकी टॉकी से बात किया बचेंद्री पाल से और उनको कंग्रेचुलेट करते हुए कहा कि अब जब तुम रिटर्न जाओगी यहाँ से तो यू विल बी ए डिफरेंट पर्सन, दिस वर्ल्ड विल बी ए डिफरेंट प्लेस फॉर यू, बिकॉज क्योंकि तुम बहुत प्रसिद्ध हो जाओगी, सभी लोग तुमको जान जाएंगे, यू विल बी वेरी फेमस, यू विल बी नोन बाय एवरीवन इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो इस पाठ में हमने भारत की पहली महिला बचेंद्री पाल के बारे में पढ़ा, जो बहुत कठिनाइयों का सामना करने के बाद में एवरेस्ट पर पहुंची थी। और इतनी कठिनाइयों का सामना करने के बाद में एवरेस्ट पर पहुंचने के बाद में पहली ऐसी भारतीय महिला बनी जो एवरेस्ट पर पहुंचने में, एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने में सफल हो पाई थी। इनकी सफलता के बाद में जब यह लौटी तो इनके लिए जो संसार जो था बदल चुका था। वर्ल्ड वाज ए डिफरेंट वन। शी बिकेम वेल नोन टू द वर्ल्ड एंड टू द पीपल ऑफ इंडिया। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप इसके बाद हम इसके प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।